Good morning students. So this is Vibha Parekh and your VP ma'am, and today we are going to discuss over a topic which is very common for the students who are going to appear for the exam. ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है कि we are fear of the exam. हमें डर लगता है एग्जाम के नाम से. This is not just for the students. हर कोई बड़े बड़े एक से एक जो धुरंधर होते हैं ना, they feel like यार एग्जाम अगर उनका लेने का नाम ले लिया जाए ना, they just feel that fear. So we need to understand that ये एग्जाम fear होता क्यों है, इसका रीजन क्या है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट वी कैन डू जस्ट टू अवॉइड दिस एग्जाम फियर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ओवर दिस. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट दिस इज प्रीटी नॉर्मल. जैसे कि मैंने आपको कहा, इट इज वेरी नॉर्मल टू हैव दिस एग्जाम फियर. तो इसका मतलब कि क्या हमें इस फियर को एंजॉय करना चाहिए, क्या हमें इस फियर से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? यस, अगर इन जनरल कहें सो दिस इज नॉर्मल, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, राइट. बट अगर यही जो एग्जाम फियर है ना, इफ दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू एग्जाम फोबिया, यानी कि अगर ये थोड़ा हद से ज्यादा हो जाए, आपको अपने अंदर बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिले, आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, आपका मेंटल लेवल, आपका स्टेमिना का डिक्रीज होने लगे, आपकी एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस कम होने लगे, सो दैट्स नॉट अ ओके थिंग, राइट. वो एक नॉर्मल चीज नहीं है. सो फॉर दैट वी विल हैव to do something. So that is the thing that we will be discussing in our today's part. So again, it's okay not to be okay. If it is about the exam fear, then that is fine. लेकिन अगर ये एग्जाम फियर आपका कन्वर्ट हो जाता है एग्जाम फोबिया के अंदर, then we will have to do something. So this is not fine. Okay? आपको क्या लगने लगता है ना कि आपकी पूरी की पूरी जो लाइफ है आने वाले कुछ दिनों की, लेकिन उस टाइम पे आप एक्चुअली अपनी पूरी लाइफ को अज्यूम करने लगते हो. सो यू जस्ट फील कि यार पूरी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है, अजीब अजीब से नेगेटिव से थॉट्स आने लगते हैं, बहुत ही गलत गलत थॉट्स आते हैं, कई बार बड़ी मनहूसियत वाली हम बातें करने लगते हैं कि क्या हो जाएगा अगर एग्जाम में फेल हो जाएंगे, अगर हम हमारा गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, 90% मार्क्स नहीं आएंगे, 95% मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, करियर बर्बाद हो जाएगा. सो इट्स नॉट एनीथिंग लाइक दैट. आपका एक जो बोर्ड का एग्जाम है, इट इज नॉट जस्ट completely going to affect your future. आपको ये समझने की जरूरत है. This is important. I am not saying कि एग्जाम्स important नहीं है. CBSE बोर्ड एग्जाम they are really very important. लेकिन वो आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकता है या फिर आबाद कर सकता है. This is a misconception. Just इससे आप बाहर निकल जाओ. Okay? So let's see. देखो, हमें कैसा पता चलेगा कि हमें एग्जाम फोबिया है कि नहीं है? अगेन मैं आपको बता दूं, एग्जाम फियर इज फाइन, एग्जाम फोबिया इज नॉट फाइन. ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एग्जाम फोबिया है कि नहीं है? सो इफ यू सी सम ऑफ द वेरी कॉमन सिम्टम्स जो कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली फेस करने को मिल रहे हैं, देन इट मीन्स दैट यस यू आर फेसिंग द एग्जाम फोबिया एंड यू नीड टू डू समथिंग लाइक दैट. अब क्या करना होगा? ये कोई कैंसर की बीमारी नहीं है कि इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बड़े बड़े आपको मेडिसिन और उनके बिल लेने पड़ेंगे. नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. ये सिंपली क्या है, हमारे दिमाग का एक गेम है. अगर हम हमारे दिमाग को थोड़ा बहुत कंट्रोल करें, उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, कुछ पॉजिटिव वाइब्स अपने पास में लेकर आएं, कुछ अपनी हल्की फुल्की सी हैबिट्स को चेंज करें, सो यस वी कैन ओवरकम दिस एग्जाम फियर. ठीक है, थोड़ी बहुत छोटी छोटी सी चीजें हमें करनी है. तो बेसिकली होता क्या है ना कि ये जो डर है, डर इज जस्ट अ इमोशन. इमोशन कहाँ से आते हैं? आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, यू वेरी वेल नो दिस कि दिस इज नथिंग बट सम कुछ केमिकल्स होते हैं हमारे, जिनको हम न्यूरोट्रांसमिटर्स भी कहते हैं. ये बस उनकी कुछ उछल कूद होती है. ये जब आपके केमिकल्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं उनके नॉर्मल लेवल से, तो हम कोई ना कोई इमोशन फेयर करते हैं. अब वो इमोशन फेस करते हैं. अब वो इमोशन क्या हो सकता है? डर का इमोशन हो सकता है, खुशी का इमोशन हो सकता है, कभी कभी होता है ना बेवजह रोने लग जाते हैं. सो दीज आर जस्ट ऑल अबाउट दीज न्यूरोट्रांसमिटर्स एंड दीज chemicals that exist in our body. तो आपको ये समझने की जरूरत है कि डर is also a chemical. डर एक आउटकम है कुछ केमिकल्स का, जिनको अगर कंट्रोल किया जाए ना, so you can also overcome the fear of exam or any such thing in your life. Okay? So let's see what are the symptoms that says that yes you are having the exam phobia. तो कुछ तो है हमारे common symptoms, कुछ हैं हमारे behavioral changes. If you are facing this much of part, then this is okay. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. पर अगर इस तरह के चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस आपको लगने लगते हैं, सो यस दिस इज समथिंग यू शुड बी वरीड अबाउट. देखो, कॉमन सिम्टम्स में क्या हो सकता है कि आप नॉर्मल बैठे हुए हो, एग्जाम का ख्याल आया और आपके अचानक से पेट में दर्द होने लग गया. ठीक है, किसी वजह से नहीं हुआ, कोई फूड पॉइजनिंग से नहीं हुआ, किसी और वजह से नहीं हुआ, अचानक से आपको एग्जाम का ख्याल आते ही पसीने छूटने लग गए, आपका स्टमक पेन होने लग गया, है ना.
स्टमक पेन हो जाए, एकदम से आपका जो बीपी है थोड़ा सा हाई हो जाए, बीपी हाई ना भी हो तो हार्ट रेट, पल्स रेट आपकी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, या फिर आपके बिना किसी वजह के पसीने छूटने लग जाएं, आपका माउथ यानी मुंह जो है ना वो सूखने लग जाए, ठीक है, बेवजह नॉजिया फील करो, आपको ऐसा लगे कि यार आपका स्टैमिना बहुत कम हो गया, जो नॉर्मली एक आपकी एनर्जी होती है ना उससे कुछ कम एनर्जी आपको लग रही है, हेडेक्स आपको फील होने लगे। तो ये तो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि अच्छे खासे लोगों के अंदर भी आते हैं। अगर मैं उनको कहूँ कि यार बिल्कुल सडनली आपका मैं इंटरव्यू लेने वाली हूँ या आपका एक सडन टेस्ट करने वाली हूँ, सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन पॉइंट्स। तो इसके लिए इतना फियर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, अच्छा सा म्यूजिक सुनो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो एंड यू कैन ओवरकम दिस पार्ट। बट अगर आपको अपने अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, सो दिस इज ऑल्सो फॉर द पेरेंट्स कि वो देखें कि उनके बच्चे के अंदर कहीं कोई बिहेवियरल चेंजेस तो नहीं आ रहे। इफ देयर आर सम बिहेवियरल चेंजेस देन यू शुड लुक इनटू द मैटर, ठीक है। बिहेवियरल चेंजेस में क्या हो सकता है कि आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगे, आप अजीब अजीब सी बातें करने लगो, सुसाइडल थॉट्स आने लगे, एक्सट्रीम लेवल के थॉट्स आपको आने लगे, देन दैट इज नॉट फाइन, ठीक है। अवॉइड करने लगो, आप सिचुएशंस को अवॉइड करने लगो, आप सोचने लगो कि यार कुछ भी हो जाए कि मुझे एग्जाम फेस ही ना करना पड़े, मतलब कि धरती फट जाए, आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए कि बस मेरे को एग्जाम ना देना पड़े, मेरा एक्सीडेंट हो जाए। ऐसे ऐसे ख्याल एक्चुअली बच्चों के दिमाग में आते हैं। जब हम भी थे बोर्ड एग्जाम्स फेस कर रहे थे, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फेस कर रहे थे, तो इस तरह के नॉर्मल कई बार आ जाते हैं। पर अगर ये बहुत परसिस्टेंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको आए, देन यू शुड हैव टू डू समथिंग फॉर दैट। आपकी कंसंट्रेशन बहुत डिक्रीज होने लगे, मतलब कि नॉर्मली आप अगर किसी एक चैप्टर को पढ़ने के लिए लेट्स से कि आप 5 से 6 घंटे में उसको कवर कर लेते थे अगर आपका ऑलरेडी वो पढ़ा हुआ हो तो, लेकिन अब आपकी कंसंट्रेशन ही नहीं बन रही है। आप 10 मिनट के लिए बुक को लेकर बैठे हो और 10 मिनट के अंदर ही आपका कभी दिमाग उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कभी उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कभी इंस्टाग्राम पे जा रहा है, कभी फेसबुक पे जा रहा है, कभी इधर उधर की बातों में जा रहा है, मतलब पढ़ते से ही आप इधर उधर कहीं पे गुम हो जाते हो। देन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन, मतलब आप चाह कर भी you are not able to focus on your studies. So this is also one of the reason, poor retention. आप चीजों को याद ही नहीं कर पा रहे, आप एक ही लाइन को 10-10, 15-15, 20-20 बार पढ़ रहे हो, but you are not able to retain it. आप उसको समझ नहीं पा रहे, समझ भी लोगे तो ज्यादा देर तक उसको याद नहीं कर पा रहे, ग्रैब नहीं कर पा रहे। So this is also one of the sign of it. बहुत ही ज्यादा irritating फील कर रहे हो, अपने घर वालों से बात करते हो, फ्रेंड से बात करते हो तो किसी से भी ढंग से बात नहीं कर रहे हो, every time you are feeling irritable. So in that case also you can say that this is some behavioral change. और बिना किसी बात के बेवजह अगर आप चिड़चिड़ा रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, so these are some of the important symptoms you need to see, the parents especially they need to see in their children. Okay? तो ये तो हो गए कुछ सिम्टम्स के जो ये बताते हैं कि यस यू मे बी फेसिंग द एग्जाम फोबिया। अब हम करें क्या इसका, वाई एग्जाम फोबिया होता क्यों है? देखो एग्जाम फोबिया क्यों होता है, तो देखो इसके मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, ऑल्दो देयर आर सम मोर पॉइंट्स एज वेल, ठीक है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगे। अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम की, ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेशली बोर्ड एग्जाम के कॉन्सेप्ट में आपको बता रही हूँ, तो बोर्ड एग्जाम्स को ना बेवजह सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है, ठीक है, बेवजह का हवा बनाया गया है किसका, बोर्ड एग्जाम का, कि बोर्ड एग्जाम है, जैसे ही बच्चे 11th से 12th क्लास में आते हैं ना, उनको बहुत सारे रिलेटिव से, पेरेंट्स से, टीचर से ये सुनने को मिलता है दैट यू आर नाउ द पार्ट ऑफ द बोर्ड, अब आप बोर्ड को फेस करने वाले हो, बोर्ड एग्जाम्स को फेस करने वाले हो, तो वो एक उनको अजीब सा बेवजह का प्रेशर जो है पहले ही बच्चों पे डाल देते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड यार, बोर्ड एग्जाम कोई बहुत ही कोई मतलब आउट ऑफ द प्लैनेट, आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई एग्जाम नहीं है, दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम एंड इट इज इवन मोर सिंपलर देन मेनी ऑफ द एग्जाम्स दैट यू हैव फेस्ड टिल नाउ, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम इतनी मुश्किल नहीं होते, अगर आपको डाउट है ना तो जस्ट गो एंड सी द कोर्स, मेरे कोर्स के अंदर जहाँ पे मैंने फिजिकल और इनऑर्गेनिक का क्रैश कोर्स दिया है, देयर आई हैव प्रोवाइडेड यू वन ऑफ द लेक्चर जिसमें हमने प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यू विल सी यार कि इतना सिंपल पेपर आता है ना, द पेपर इज एक्चुअली मेड फॉर द एवरेज स्टूडेंट्स एज वेल। अगर आप देखोगे ना तो पेपर का लेवल, दिस इज ऑलवेज अ गॉसियन कर्व। गॉसियन कर्व से मेरा क्या कहने का मतलब है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही वीक होते हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा चीजों को ग्रैब नहीं कर पाते, ज्यादा स्मार्ट नहीं होते। देयर आर सम स्टूडेंट्स दे आर वेरी ब्रिलियंट, वो क्या होते हैं, काफी ब्रिलियंट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज व्हाट, एवरेज। अधिकतर बच्चे जो हैं वो एवरेज दिमाग के, एवरेज माइंडसेट के हमारे जैसे होते हैं। सो दैट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। वो सिर्फ इनको फोकस नहीं करते, दिस इज मेड फॉर एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि आप तो यार ऑब्वियसली एवरेज स्टूडेंट्स में आते ही हो ना। आई हैव अ गारंटी दैट यस यू आर मच अबव द एवरेज लेवल, आप काफी स्मार्ट हो, यस यू कैन
you can go with the exam and you can just do it very brilliantly, ठीक है, believe me। तो इतना सिंपल पेपर ये होता है। अगर आपको नहीं लगता है ना तो जस्ट आप जाओ, मॉक टेस्ट लो, सैम्पल पेपर्स को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम सेइंग नाउ, ठीक है। तो ये जो सोसाइटी का प्रेशर है ना, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम पहले से ही प्रेशर में आ जाते हैं। इवन बिफोर हम एग्जाम को फेस करें, वी स्टार्ट फीलिंग कि यार ये एग्जाम तो बिल्कुल मेरे फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है, या तो ये मेरे को बर्बाद करेगा या फिर आबाद करेगा। सो इट्स नथिंग लाइक दैट। इससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्स लाइफ आपको देती है, जो कि आप वैसे भी फेस करने वाले हो। सो इन दैट कॉन्सेप्ट आप ये कह सकते हो कि दैट बोर्ड एग्जाम इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन। इसको आप इंपॉर्टेंस दो, लेकिन इसका डर मत बनाओ। क्लियर? ओके, देन अनदर वन इज की डीमोरलाइजिंग कंपेनियंस। कंपेनियंस मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि आप अवॉइड तो नहीं कर सकते पूरी तरह से, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, और इवन हमारे टीचर्स भी कई बार हो सकते हैं, जो कि आपको बात बात के लिए डीमोरलाइज करते हैं, जो आपको कहते हैं यार तेरे तो बस की बात ही नहीं है, तू तो नहीं कर सकता ये बोर्ड एग्जाम को अच्छे से अपेयर, तुम्हारे तो मतलब 90% से ऊपर आ ही नहीं सकते, तुम्हारे तो 70% भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो कुछ इस तरह के डीमोरलाइजिंग लोग जो है ना, वो चारों तरफ, हम सबके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो हम उनको पूरी तरह तो अवॉइड नहीं कर सकते, है ना, हम उनसे कनेक्शन खत्म नहीं कर सकते, बट व्हाट वी कैन डू इज कि हम अपने माइंड को क्लियर रखें दैट व्हाट वी वांट टू टेक इनटू आवर माइंड एंड व्हाट वी डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट इनटू इट, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर करनी है कि आपको जो थॉट्स नेगेटिव लगे सोसाइटी की तरफ से आते हुए, जस्ट रिफ्लेक्ट देम बैक, ठीक है। उसको एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं करना, एब्जॉर्ब कर लो, एब्जॉर्ब नहीं करना। नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट एज वेल। लास्ट मोमेंट स्टडी करने की कई लोगों की आदत होती है। लास्ट मोमेंट स्टडी मतलब कई सारे वो लोग होते हैं ना कि तूफानों में कश्ती चलाने का मजा ही कुछ और है। ये कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही है कि आपको इस डायलॉग के लिए प्राइज दिया जाएगा, नहीं, इट्स नॉट अ गुड हैबिट। जब आप शुरुआत से ही पढ़ते हो एक रेगुलरिटी के साथ, एक सिस्टमैटिक वे में, एक शेड्यूल बना के पढ़ते हो ना, तो उसका आउटकम भी बहुत अच्छा आता है। तो लास्ट मिनट स्टडी जो आपको प्रिपरेशन लीव्स मिलती है, उसमें जाके आप पढ़ना स्टार्ट करो। और कुछ बच्चे तो इवन ऐसे होते हैं ना, जो बिल्कुल ही एग्जाम के बीच में वो जो 3-4 दिन का गैप नहीं होता है, 3-4 दिन के गैप में सोचते हैं कि यार 99% ले आएंगे। नो, इट्स नॉट अ गुड हैबिट, और आपको मिलने भी नहीं वाले। दिस इज फ्रॉम माय श्योरिटी, आपको कभी नहीं मिलेगा ऐसा। तो लास्ट मोमेंट जो स्टडीज होती है ना, इनको हमेशा आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। पहले से एक शेड्यूल बना के प्रॉपर वे में एक अच्छे बच्चों की तरह पढ़ो, राइट, लाइक अ सिविलाइज स्टूडेंट। क्लियर? देन क्रैमिंग द कॉन्सेप्ट्स। कई बार क्या होता है ना, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। देखो, मैं यहाँ पे फिलहाल साइंस की बात कर रही हूँ, एंड साइंस इज ऑल अबाउट द लॉजिक्स एंड द फैक्ट्स। तो साइंस में वैसे तो इतना ज्यादा क्रैम करने का कुछ नहीं होता। बात करें अगर हम कॉन्सेप्ट्स की, तो कॉन्सेप्ट्स इतने क्रैमिंग के नहीं होते हैं, राइट। लेकिन कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे कई बार आपको कुछ डायग्राम्स को ध्यान रखना होता है, कुछ फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना होता है। सो फॉर दैट इट इज ऑलवेज गुड कि आप फ्लो चार्ट्स की हेल्प लें, निमोनिक्स की हेल्प लें, डायग्राम्स को देखें, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना, वो डायग्राम्स को, पिक्चर्स को ज्यादा इजीली ग्रैब कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ऐसे में आप चीजों को रटने की बजाय आप कोशिश करो कि जितना हो सके पिक्टोरियल वे में या फिर अपने हैंड रिटन नोट्स से भी पढ़ें। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सिर्फ चीजों को क्रैम मत करो। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं ना, मेरी क्लास में क्या था, एक स्टूडेंट थी, तो उसने अपने रफ कॉपी के नोट्स को वो रिवाइज कर रही थी। तो अचानक ही क्या हुआ कि उसने रफ कॉपी थी, तो रफ कॉपी में कहीं पे उसने अपना नाम लिख रखा था, और नाम के नीचे लिख रखा था दैट आई एम इन दिस क्लास 12th और ये। अब क्या हुआ कि रिविजन करते टाइम जस्ट उसको भी नहीं पता था, अनकॉन्शियसली शी स्टार्टेड क्रैमिंग दोज थिंग्स ऑल्सो, दैट माई नेम इज ये एंड आई एम इन दिस क्लास ये। एंड जब मैं उसके पास में आई और मैंने उससे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू रिवाइजिंग, तो उसने मुझे बताया कि यार मैं ये पढ़ रही हूँ, बट एक्चुअली उस टाइम पे वो क्या रिसाइड कर रही थी, वो अपना ही नाम, अपना ही इंट्रोडक्शन वो एक्चुअली रिवाइज कर रही थी। सो इतने भी ज्यादा एंग्शियस मत हो जाओ, इतनी ज्यादा एंजाइटी, इतना ज्यादा फियर मत फेस करो कि आप बिल्कुल ही अपना कॉमन सेंस जो है ना, वो एक साइड में छोड़कर बैठ जाओ। ओके, सो व्हाट आई नीड टू से इज कि क्रैम मत करो कॉन्सेप्ट को, जहां तक हो सके कॉन्सेप्ट्स को समझो, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन दोज कॉन्सेप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओवर एक्सपेक्टेशंस खुद से कभी मत रखो, ठीक है। ओवर एक्सपेक्टेशन से मेरा कहने का मतलब ये है कि यस यू डिजर्व अ गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स। हम कहीं ना कहीं ऑनेस्टली जानते हैं कि हमारे कितने मार्क्स आ सकते हैं बेस्ड ऑन माई इंटेलिजेंस
एंड माई हार्ड वर्क। कई बार क्या होता है ना, जबरदस्ती हम अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं जबकि हमें पता है कि हमने इतना इनपुट दिया नहीं है। सो यू शुड नॉट एक्चुअली ओवर एक्सपेक्ट। अगर आपने उतनी मेहनत नहीं की है सो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स एज वेल। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिले सो गिव योर, कुछ तो आपका ऑलरेडी एक इंटेलिजेंस है, एंड प्लीज पुट सम हार्ड वर्क, स्मार्ट हार्ड वर्क इनटू इट। ओके, सो दैट विल हेल्प यू टू गेट द गुड मार्क्स एंड द मार्क्स दैट यू एक्चुअली डिजर्व। देन कमिंग ऑन टू कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए सो एज टू अवॉइड द एग्जाम फियर और एग्जाम फोबिया इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो देखो क्या हमें करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया अपने दिन को शेड्यूल करो। जस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग आप अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाओ कि आज कौन से घंटे में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, कितना आपको ब्रेक रखना है, कौन सी आपको अदर एक्टिविटीज़ करनी है। हर चीज़ का एक शेड्यूल प्रिपेयर करो, किस टाइम पे आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, हो सके तो नेक्स्ट 3 डेज़ का शेड्यूल बनाओ, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार शेड्यूल बनाने में, फॉलो करने में दिक्कत होती है, सो एटलीस्ट मेक द शेड्यूल फॉर दैट डे इटसेल्फ। ठीक है, उस दिन का तो बिल्कुल बनाओ। हो सके अगर आपकी कंपनी अच्छी है, आपके दोस्त अच्छे हैं, उनके साथ आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, सो गो फॉर द ग्रुप डिस्कशन। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जब आप लोगों के साथ में कोई भी चीज़ को डिस्कस करते हो तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आती हैं, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आप रिटेन करते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है, लॉजिकल थिंकिंग इंक्रीज होती है, और अटेंशन जैसे मैंने आपको कहा वो भी इंक्रीज होता है। सो इफ पॉसिबल ऑलवेज गो विद द ग्रुप डिस्कशन, इट विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम। ओके, मॉक टेस्ट करो किसके लिए, सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए। ऑलवेज डू सम काइंड ऑफ अ मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट करके देखो। उससे आपको ये जो डर है ना कि जो 3 घंटे आप एग्जाम में बैठोगे, तब कई बार क्या होता है बच्चे ना पहले आधे घंटे तो डरते ही रहते हैं, और लास्ट के आधे घंटे में जब पेपर उनको देना होता है तब भी वो डरते रहते हैं, तो वो 1 घंटा तो अपना ऐसा ही वेस्ट कर देते हैं। तो ये मॉक टेस्ट देने से आपको किस तरह से एग्जाम में आपको बैठना है कॉन्फिडेंटली, ये आपको ये सिखाएगा, और 3 घंटे में किस तरह से आपको क्वेश्चंस को मैनेज करना है। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट ओवर देयर। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज सी द सैम्पल पेपर्स, ऑलवेज सी द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सो दैट कि आपको एक पैटर्न का आइडिया मिले, एंड मॉक टेस्ट ताकि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किस तरह से क्वेश्चंस को मैनेज करोगे ये स्किल आपकी डेवलप हो सके। ओके, देन फॉलो योर हॉबीज। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते टाइम तुम 14-14, 15-15 घंटे पढ़े ही जा रहे हो। गिव सम टाइम टू योर हॉबीज, थोड़ा सा म्यूजिक भी सुनो, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करो, सब कुछ करो, है ना। थोड़ा थोड़ा सा टाइम उनको भी दो ताकि आपका जो एक कॉन्सेंट्रेशन है वो बना रहे, दिमाग आपका इधर उधर डाइवर्ट ना हो। जब दिमाग डाइवर्ट होने लगे सो यू डू सम फिजिकल एक्टिविटीज ताकि वो एनर्जी आपकी दूसरी जगह में, किसी अच्छी जगह में यूटिलाइज हो। ओके, देन कॉन्सेप्ट्स को हमेशा हाईलाइट करके पढ़ो। इवन यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना कि मैं जो पॉइंट्स हैं उनको खास पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ। ऑल्दो यहाँ तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सो आई एम हाईलाइटिंग एवरीथिंग, लेकिन जो भी टेक्स्ट बुक, जो भी आपके नोट्स आप पढ़ रहे हो, ऑलवेज हाईलाइट द कॉन्सेप्ट। वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। जब आप एग्जाम को फेस करते हो, जब आप एग्जाम को प्रेजेंट करते हो, लिखते हो, तो वो हाईलाइटेड पॉइंट्स आपके दिमाग में ज़्यादा जल्दी आते हैं। तो वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी प्रैक्टिस है, आपको हमेशा करना चाहिए। स्टडी हैंडमेड नोट्स, खुद अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स बनाओ, इधर उधर का कहीं से भी नोट्स मत इकट्ठे करो। आजकल वेबसाइट पे फ्री के नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। वो कितने ही अच्छे नोट्स हो ना, जब तक आप खुद के हाथ से नहीं लिखोगे ना, आप उनको उतना अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो हमेशा नोट्स खुद के हाथ के लिखे हुए यूज करो, डायग्राम्स लो, फ्लो चार्ट लो, इन सब से ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्लियर? रिवीजन की एक जरूर आदत डालो। रिवीजन अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, जो कि अभी तो आपके पास है ना, क्योंकि अभी तो अप्रैल ही चल रहा है, मई में आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। सो ऑलवेज मेक अ हैबिट कि जो पॉइंट्स या जो चीजें, जो कॉन्सेप्ट्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं याद करने के लिए, समझने के लिए, तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को जब पढ़ते हो तो उसके बाद में सेकेंड डे में उसको एक फटाफट से रिविजन कर लो। ठीक है, सेकेंड डे में हो सकता है कि आपको उस चीज को पढ़ने, लेट्स से कि फर्स्ट डे में अगर पढ़ने में 2 घंटे लगे थे, तो हो सकता है कि सेकेंड डे के अंदर उसमें आपको 1 ही घंटा लगे। जब आप 7th डे उसको रिवाइज करोगे तब आपको आधा ही घंटा लगेगा। जब 15th डे आप रिवाइज करोगे तो आपको 15 मिनट लगेंगे, और 30th डे में तो आपको चीजें इतनी अच्छे से याद हो चुकी होंगी ना, और वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी। सो दिस इज अ गुड हैबिट दैट यू ऑलवेज रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और कुछ दिनों के लिए अच्छा खाना खाओ, फास्ट फूड्स को अवॉइड करो थोड़े दिन के लिए। अगर आप बर्गर को छोड़ दोगे ना, तो बिलीव मी, बर्गर बुरा नहीं मानेगा। जब नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम के बाद बर्गर खाने जाओगे ना, स्टिल इट विल बी दैट मच टेस्टी। तो कुछ दिनों के लिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अपना फ्रेंड बना लो, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको खाओ, बिकॉज दिस विल प्रोवाइड यू द एंटीऑक्सीडेंट्स।
ये आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं जो कि बर्गर, पिज्जा ये सब आपको नहीं देने वाला. सो दीज एंटीऑक्सीडेंट्स आर ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्दी माइंड. और हेल्दी माइंड होगा तभी तो यार अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे ना, अच्छी एनर्जी के साथ में जा पाओगे. ओके, देन व्हाट यू शुड नॉट डू सो एज टू ओवरकम द एग्जाम फोबिया. क्या नहीं करना चाहिए तो ये मैंने आपको पहले से बता दिया. अगर आपकी कंपनी या कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको लगातार डिमोरलाइज करते रहते हैं, सो अवॉइड देम. आप उनको पूरी तरह से अवॉइड नहीं भी कर सकते फिजिकली, सो एटलीस्ट अवॉइड देयर आइडियाज, अवॉइड देयर व्यूज. उनको रिफ्लेक्ट बैक कर दो, उनको एब्जॉर्ब बिल्कुल भी मत करो. ठीक है. अवॉइड लास्ट मिनट स्टडी, इसके लिए भी मैंने आपको बताया. ऑलवेज शेड्यूल योर डे. और एकदम लास्ट में पढ़ाई करना या एकदम लास्ट में किताब खोलना स्टार्ट मत करो. ओवर एक्सपेक्टेशंस अपने आप से मत रखो. ठीक है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अवॉइड कंपैरिजन, अपने क्लासमेट्स के साथ में कंपेयर मत करो यार. मतलब पहले तो तुमने साल भर तो बिल्कुल कंपेयर नहीं किया, और बिल्कुल जब तुम एग्जाम फेस कर रहे हो, जब एग्जाम तुम्हारे सर पर आ चुका है, तो अपना कंपैरिजन क्लास के टॉपर के साथ कर रहे हो. सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग. ये इवन तुम्हारे टॉपर की भी बेइज्जती होगी, राइट. तो इस तरह की चीजें मत करो. कंपैरिजन करना ही है, एक हेल्दी कंपैरिजन करो और धीरे धीरे हमेशा से करते हुए चलो ताकि तुम्हारा कुछ इंप्रूवमेंट हो, ना कि बिल्कुल एकदम लास्ट मिनट में और उसी की टांग खींचना स्टार्ट कर दो. इट्स नॉट अ गुड हैबिट. ठीक है. अवॉइड ईटिंग द फास्ट फूड्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया. मेक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एज योर फ्रेंड, इट विल प्रोवाइड यू गुड एंटीऑक्सीडेंट्स. देन कंटिन्यूअस स्टडी जो है ना उसको भी अवॉइड करो. 14 घंटे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. 1 घंटा या फिर 45 मिनट्स, इट्स अ गुड टाइम, है ना. 45 मिनट की स्टडी करो, देन टेक अ ब्रेक, देन डू 45 मिनट ऑफ स्टडी, और वो भी अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में. फिर एक ब्रेक लो, फिर 45 मिनट की स्टडी करो. और कोशिश करो कि जब अगर आपने यहाँ पे फिजिक्स को पढ़ा है तो यहाँ केमिस्ट्री को लो, यहाँ पे बायो को लो. यानी अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करते रहो ताकि आपका एक जो क्यूरियोसिटी है सब्जेक्ट्स के लिए वो बनी रहे. ठीक है. अवॉइड चेंजिंग द स्ट्रैटेजी लास्ट मोमेंट. कई बार क्या होता है ना कि बच्चे जो है वो इधर उधर के मोटिवेशनल स्पीचेस सुन लेते हैं और उनको लगता है कि यार सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेंगे ना तो सब याद हो जाएगा. अब यार तुम्हारी हैबिट ही है रात को कॉन्सेंट्रेट होने की, रात को पढ़ने की. अगर तुम्हें लगता है कि यार 2 बजे पढ़ के मुझे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, मेरी कंसंट्रेशन 2 बजे रात को ज़्यादा अच्छे से बनती है, सो इट्स ओके. अपनी हैबिट को एकदम लास्ट मोमेंट एग्जाम से जस्ट पहले चेंज मत करो. इट्स ओके अगर आप उस हैबिट के साथ में ही चलो. अगर आपको ये चेंज करना भी है तो यार तुम्हारे पास एग्जाम के बाद में पूरी जिंदगी पड़ी है, धीरे धीरे तब चेंज कर लेना. बिल्कुल एग्जाम में लास्ट मोमेंट पे अपनी कोई भी स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी को चेंज मत करो. ठीक है. देन अवॉइड पिल्स. या कुछ बच्चे तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है इस तरह की कैफीन, सिगरेट, पिल्स और टॉनिक्स लेते हैं अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज करने के लिए. इट्स नॉट अ गुड हैबिट. अगर कोई आपको जो वो कौन डॉक्टर है, अगर फिजिशियन है, कोई डॉक्टर है, अगर वो आपको ये रेकमेंड नहीं करते पिल्स वगैरह, सो इट्स इक्विवेलेंट टू ड्रग फॉर मी. अगर आप इन सबको लेते हो बिना किसी के रेकमेंडेशन के, इट्स नॉट लेस देन द ड्रग. ठीक है. तो प्लीज 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 इनको बिल्कुल भी मत लो. देयर इज अ बिग नो फॉर इट. ओके. सो आई होप दैट कि आप ये समझ चुके हो कि एग्जाम फोबिया को आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हो. इट्स नॉट अ प्रोसेस कि आप आज सोचोगे और कल आपको एग्जाम से बिल्कुल ही डर नहीं लगेगा. इट्स एक्चुअली अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आपको थोड़ा इनपुट रोज देना पड़ेगा. एंड व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो नाउ, क्योंकि अभी तो अप्रैल ही चल रहा है. अगर आप थोड़ा बहुत अपने ब्रेन के साथ में खेलना सीख जाओ, उसको अपने कंट्रोल में करना सीख जाओ ना, सो यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर माइंड एंड योर लाइफ. और ये धीरे धीरे ये जो एग्जाम का डर है ना, इसको आप अवॉइड कर सकते हो. ठीक है. एंड लास्टली आई जस्ट वांट टू टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट ग्रेड्स और योर परसेंटेज, दीज आर टेम्परेरी. एग्जाम्स में मिलने वाले जो आपके ग्रेड्स, परसेंटेज है, ये बिल्कुल टेम्परेरी है. 1-2-5 महीने का खेल है. आफ्टर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर एजुकेशन. आपने सीखा क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट. वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलेगा. सो ऑलवेज फोकस ऑन द एजुकेशन पार्ट एंड नॉट ऑन द ग्रेड एंड percentage part. ठीक है. So I hope that you have understood this much of thing and you will try to practice over it. So with this I just want to say you all the best for your exams, and in my upcoming lectures मैं आपको और भी कुछ थोड़े बहुत मोटिवेशन आइडियाज, टिप्स एंड ट्रिक्स एग्जाम्स के लिए से रिलेटेड या फिर आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आई विल प्रोवाइड यू in the upcoming lectures. So till then, take care of yourself and thank you so much.